हेलो एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड न्यूज मिडवीक इज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच। अगर आपको नहीं पता कि अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन की स्पीच क्या होती है तो समझ लो कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट की साल भर की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच होती है, जिसमें पॉलिटिक्स भी होता है, थिएट्रिक्स भी होता है। साल में एक बार अमेरिकन प्रेसिडेंट आके कांग्रेस के सामने एक स्पीच देते हैं जिसमें वो बताते हैं हमारी सरकार ने क्या काम किया, पुरानी सरकार क्या नहीं कर पाई, आगे जाके हमारी सरकार क्या करेगी। बेसिकली साल भर का एक एजेंडा दिया जाता है। अगर आपको सिमिलर एग्जांपल बताऊं तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से इंडिपेंडेंस डे की स्पीच देते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि ये स्पीच एक मॉन्यूमेंट से नहीं बल्कि कांग्रेस में दी जाती है, उनकी पार्लियामेंट, और इसमें सिर्फ रिटोरिक नहीं बल्कि एक रोड मैप भी देना होता है कि ये किया है और आने वाले टाइम में ये करेंगे। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच थी वो अमेरिकन इतिहास की सबसे लंबी स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच थी, लगभग 1.5 घंटे की। इतना टाइम तो हमारे मोदी जी सिर्फ वार्म अप करने में लगा देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Now we are the hottest country anywhere in the world. The hottest. The hottest. I don't know what he says, but sometimes what he says doesn't make sense. But it's very entertaining, you know. Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. ये स्टेट ऑफ द यूनियन की स्पीच है इसकी। People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning. इसकी आंखें कहाँ गई? Used to winning in our country. Until you came along, we're just always losing, but now we're winning too much. They're winning too much. Oh my God, that sounds like a first world problem. America is winning too much, too much. अब अमेरिका है, सबसे बड़ी सुपर पावर है, तो देश के साथ साथ दुनिया की भी नजर होती है। उनका सबसे बड़ा मुद्दा इलीगल इमिग्रेशन है, तो उसी पे उन्होंने ऑपोजिशन को अटैक किया, बोला कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, मेक्सिको पे बॉर्डर स्ट्रिक्ट किया है, इलीगल एलियंस को भगाया है, वगैरह वगैरह। और फिर वही कि मिलानिया के साथ साथ दुनिया भर में शांति और समृद्धि भी मैं ही लेके आया हूं। मैंने दुनिया भर के 8 युद्ध रुकवाए हैं, इसलिए हर जगह मेरा नाम है, एप्स्टीन फाइल्स में भी। और एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान वॉर रोकने का भी क्रेडिट दोलन भैया ले गए। इतना तक बोल दिया कि हमने रुकवा दिया वरना पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मर जाता। The Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. वहां से शहबाज शरीफ का बयान आया कि मालिक लोन नहीं दोगे तो वैसे भी मर जाएंगे। और ईरान का हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रोका, वरना वो यूएस और ईयू के लिए बहुत खतरा हो गया था। और ईयू से याद आया, ये लोग ना अच्छी तरीके से ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे नेटो में, मैंने इन सबको लाइन में लेके आया, समझ रहे हो ना, तुम अगली बार भी वोट मेरे को देना, तीसरा टर्म हो सकता है मेरा, ऐसा जोक वोक भी मार दिया उसने। So in my first year of the second term, should be my third term, but strange things happen. कंटेंट क्रिएटर सचिन अवस्थी, जिन्होंने हाल ही में चाइना और साउथ कोरिया में अपने डिटेंशन एक्सपीरियंस को शेयर किया। सचिन अवस्थी अगर आप नहीं जानते हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बढ़िया ट्रैवल एंड कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। आपके लिए इस कंटेंट वुड बी वेरी रिलेटेबल, बट हिज रीसेंट वीडियो माइट नॉट बी। मेरी लाइफ के सबसे वर्स्ट 24 घंटे थे। बिना कुछ क्राइम के दे ट्रीटेड मी एंड माय वाइफ एज क्रिमिनल्स। दे पुट अस इन जेल। इन अ वीडियो अपलोडेड जो इस टाइम पे इंडिया की नंबर 1 हाइप्ड वीडियो है, जिसमें वो बताते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड जा रहे थे। तो जब वो साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो उनको इमिग्रेशन पे रोक लिया जाता है। अगर आप कभी फॉरेन ट्रैवल नहीं किए तो विदेश में एक बार पहले इमिग्रेशन पे जाना होता है। जैसे आप लैंड करो, पूछते हैं कि कहाँ आए हो, किस लिए आए हो, ठीक है तुम्हारा होटल बुकिंग है कि नहीं, कब वापस जाओगे, किस पर्पस से आओगे, फलाना ढिमकाना। अब यूजुअली प्रोसेस काफी स्मूथ होता है, पर इनको और इनकी वाइफ को जेजू आइलैंड एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शुरू में सचिन को भी लगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन पूछेंगे, वहां एक कमरे में ले गए, कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराए, लेकिन फिर उनकी एंट्री अप्रूव नहीं की और बोल दिया गया कि आपका स्टे क्लियर नहीं है। और फिर जिस रूम में जिन हालातों में उनको रखा गया उसकी वजह से उनको ये वीडियो बनानी पड़ी। नहीं देखी तो जस्ट बता देता हूं, 38 घंटे एक डिटेंशन सेंटर में बिना कोई खाने रहने की व्यवस्था क्या छोड़ो, एक जेल की तरह वो जगह थी। जाने नहीं दिया गया, हरासमेंट फेस करना पड़ा और फिर 2 गुने दामों पर रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक करके वापस जाना पड़ा, अपने ही पैसे देकर। एग्जैक्ट डेट बताओगे किस तारीख को हुआ था ये और किस तारीख को आपने वीडियो अपलोड की? वीडियो तो मैंने अभी अपलोड की 2-3 दिन पहले। ये हुआ मेरे साथ मिड दिसंबर के टाइम पे है, क्रिसमस से पहले। एक्चुअली क्रिसमस मनाने ही जा रहा था वहां पे, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए, तभी हुआ था। तो बीच में फिर क्या आपने व्हाट डिड हैपन? बीच में आपने अपलोड किया, आपने मेंटल पीस के लिए नहीं किया और यू वर कांटेक्टिंग एम्बेसीज? नहीं, आई वॉज नॉट कॉन्टेक्टिंग एनीबडी, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कि किसी भी तरह करके थोड़ा सा मैं स्ट्रेस, ये ट्रॉमा भुलाने की कोशिश कर रहा था, जितना भी हो सके इस चीज से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज वो याद करते ही मुझे मेरी कंडीशन याद आ रही थी, दीपशिखा की, मेरी वाइफ की कंडीशन याद आ रही थी कि हम लोग कैसे थे। तो कैसे भी करके हम दोनों यही कोशिश कर रहे थे कि इस चीज को, मतलब किसी भी तरह से ये बैड मेमोरी डिलीट हो जाए दिमाग से।
फिर अभी थोड़ा सा टाइम हुआ 1-1.5 महीना, तो थोड़ा सा वो होता है कि आप फिर आराम से बात करने लगते हो उन चीज़ों के बारे में। तो फिर वो आया, तब फिर मैंने सोचा कि मैं भी मुझे बताना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, और लोगों को भी पता तो चलना ही चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। बिकॉज और भी इंडियंस थे वहाँ पे। अभी जब मैंने डाला था, मैंने देखा और भी लोगों ने वीडियोस डाली हैं जिन्होंने तब नहीं डाली किसी रीजन से, बट अभी डाल रहे हैं लोग कि उनके साथ भी जेजू में ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे देश का इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर विश्वगुरु है हम लोग, लेकिन हमारे कहने पे तो जंगें रुक जाती है, यहाँ एक इमिग्रेशन नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब यहाँ पे नुआंस बताना जरूरी है कि भले ही जेजू आइलैंड में इंडियंस की वीजा फ्री एंट्री है, बट फिर भी अगर वो चाहें तो अपने इमिग्रेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो आपको एंट्री डिनाई कर सकते हैं। बट सवाल है, जैसे सचिन को वहां ट्रीट किया गया, जैसे उनको इमिग्रेशन काउंटर से नहीं बॉर्डर फेंस से उठाया गया हो। ये लोग हमारा पासपोर्ट भी ले गए। मैंने बोला कि ठीक है आप हमारा पासपोर्ट दे दो, चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से वापस। तो बोलते हैं कि वो एयरलाइन वाले आके आपको देंगे, तब तक आपका लगेज ये है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सामान निकालना हो तो निकाल लो। तो मैंने बोला ठीक है, इतना मुझे कुछ भी जरूरी नहीं है जो लगेज से निकालना हो, 5 मिनट में वेट कर सकता हूँ। और फिर वो हम लोग को अंदर एक जगह लेके गए जो उनका डिटेंशन सेंटर लग रहा था। वहाँ अंदर 2 हॉल्स थे, एक मेन का और एक वुमेन का, और बीच में एक स्मोकिंग रूम। हमने उसमें अंदर जाने से मना कर दिया। हमने बोला कि आप किसी को बुलाओ, इमिग्रेशन ऑफिसर या किसी को भी, मैं पैसे दूंगा, मुझे अभी कभी वापस जाने दो। बट उन्होंने हम लोगों की एक बात भी नहीं सुनी और हमें अंदर वो सेक्शन में लॉक कर दिया और एक बहुत मीठा सा जूस और एक बहुत बेकार सा मीठा मीठा बन देकर चले गए। पानी पीने के लिए ग्लास तक नहीं था। वाटर कूलर पर एक पेपर पाउच रखा था जिसमें आधा घूंट पानी आ रहा था, जो पीने में भी अनकंफर्टेबल था। जब उन्होंने वीडियो अपलोड किया तो वो वायरल चला गया, जिस पर विश्वेश कहते हैं, अरे भाई वो गलगोटियास का रोबो डॉग दिखाया क्या जो चाइना से इंडिया लिया था? और हमारे अमित शाह बोलते हैं कि जब कोई भारतीय बाहर देश में जाता है तो लोग कहते हैं मोदी के बाहर से आ रहे हो। हाँ तो आप फिर इसमें भी नेहरू का हाथ है। साउथ कोरिया इज द नॉर्थ कोरिया सीजन 1। बॉयकॉट कोरियन ड्रामा सेलिब्रिटीज के पॉप आइडल्स। अच्छा, ये एक नई प्रजाति है जिनको लगता है कि कुछ भी हो हम बॉयकॉट कर देंगे उनको। चाइना को भी तो बॉयकॉट कर रहे थे, क्या हुआ उसका? जैसे मेनलैंड इंडिया हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ करता है। तुम डार्क मत हो, इस मुद्दे पे भी आते हैं अभी। इनफैक्ट मैंने इससे लेके सचिन से बात भी की। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या इसके बाद आपको जब अपने वीडियो डाली, क्या उसके बाद आपको किसी एम्बेसी वाले ने, किसी ने कांटेक्ट किया? कह रहे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, किसी को कोई मतलब नहीं। नहीं, मुझे तो कोई भी रीच आउट नहीं किया है अभी तक। अभी मैंने देखा 10-15 मिनट पहले उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी है इंडियन एम्बेसी इन कोरिया ने, हाँ। सबके लिए ओवरऑल जो भी लोग जेजू आइलैंड ट्रैवल कर रहे हैं। जस्ट अभी उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, बट पर्सनली मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। बाद में एम्बेसी ने नोटिस जारी किया कि भैया इमिग्रेशन नॉर्म्स उनके होते हैं, वो डिनाई कर दें तो हम कुछ नहीं कह सकते। भैया आपसे कौन कह रहा है कुछ कहने को? आप ये बताओ, हमारे सिटीजन को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है, आपने क्या कदम उठाया? अभी ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बहुत ट्रैवल व्लॉगर बता चुके हैं कि कैसे जब वो विदेशों में फंसते हैं तो वहां की जो इंडियन एम्बेसीज होती हैं, जिनका लिटरली काम है विदेशों में इंडियन नागरिकों को सपोर्ट करना, उनको फैसिलिटेट करना, उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। कांटेक्ट हो पाता है तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एहसान कर रहे हो इनके साथ। 6 घंटा हो चुका है, कोई जवाबदारी नहीं है किसी की। यहाँ लोग बैठे हैं, सुबह से 50 बार रिक्वेस्ट करके अब पानी मिला है। जो 4 बांग्लादेशी सिटीजन थे उनको खाना दिया, मेरे को खाना भी नहीं दिया। लोग खाना लाए हैं अभी भाई, 12 घंटों के खाने को नहीं मिला। गाइस आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। अभी मेरे को रिलीज किया है। और ये मामला जैसे इनको ट्रीट किया गया बहुत हद तक बताता है कि एज इंडियन सिटीजन फॉरेन में हमारी हैसियत क्या है। पर मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मान लो यूएस का होता या सिंगापुर का पासपोर्ट होता उसको ऐसा कर पाते ये। ऑब्वियसली आई डाउट, ऐसा तो उनको तो नहीं कर पाते। उनकी कंट्रीज भी स्ट्रांग स्टैंड लेते हैं इन चीज़ों पे, और आई डोंट थिंक सो उनको ऐसा करते। वो थोड़ा सा मैं ये चीज़ से अग्री भी कर सकता हूँ कि ठीक है, उनका डिनाई करने का अधिकार है अगर उनको ऐसा डाउट है कि लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं मेनलैंड कोरिया में यहाँ से लेके। बट द प्रॉब्लम वाज द ट्रीटमेंट। आप ये ट्रीटमेंट क्यों आप सबको दे रहे हो? कोई जेन्युइन टूरिस्ट को भी आप वही ट्रीटमेंट दे रहे हो? आपको मीडिया का प्रोपेगेंडा तो खूब बता देगा कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, हम ही बज रहे हैं। और इस बात पे अगर कोई डाउट हो तो पूछो खुद से, कोई सिंगापुर का, कोई यूएस का, कोई यूरोपियन यूनियन का कोई पासपोर्ट होल्डर होता, उसको ऐसा ये लोग ट्रीट करके दिखा देते, वहां का पूरा देश टूट जाता इनके ऊपर। एक डिप्लोमेटिक इशू हो जाता उनके लिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं। उनका सिटीजन बाहर जाता है तो एडवाइजरी को सीरियसली लेता है, और उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो वहां के एडवाइजरी देने वाले उसको सीरियसली लेते हैं। ये क्लासिक केस ऑफ रेसिज्म था। बहुत समझने की जरूरत है सारे भूरी चमड़ी वाले लोगों को कि आप कहीं से भी हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंडियन हो, कि आप पाकिस्तानी हो, कि आप कौन हो। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको कलर दिखता है। ये तो फैक्ट बात है। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा नॉट जस्ट इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, सबको ऐसे ट्रीट करेंगे वो लोग। भूरी चमड़ी को एक तरीके से देखते हैं वो, और उसमें भी अगर तुम फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी में हो, तुम्हारी दिक्कत। इन अदर न्यूज, एक और नाम बदला है। यूनियन कैबिनेट ने केरला का नाम बदलकर अब केरलम कर दिया है। इनफैक्ट ये नेम चेंज पहले स्टेट में अप्रूवल हो चुका था, बाद में सेंटर पे गया इसका प्रपोजल, अब सेंटर ने भी अप्रूव कर दिया। एंड अब ऑफिशियली केरला को केरलम बोला जाएगा।
अब यहाँ पे कुछ लोगों को कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, ये बहुत टाइम से चल रहा है, चलता रहेगा। दरअसल बहुत सारे ऐसे देश के अलग अलग जगहों के नाम थे जो अंग्रेज प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से बोलना शुरू कर दिया। जैसे मुंबई नहीं बोल पाते तो बॉम्बे, कोलकाता का कैलकाटा हो गया, बनारस का वाराणसी हो गया। एंड बाद में जब अंग्रेज गए तो बहुत सारे सिटीज के फिर नाम रिक्लेम किए गए और केरला अब केरलम हो गया। दिस इज इन द लाइन ऑफ रिक्लेमिंग हिस्ट्री। इसीलिए अभी कुछ टाइम पहले राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया गया था, है ना, कि अंग्रेजों का राज नहीं आना चाहिए उसमें। तो एक एंगल से देखोगे तो हमेशा एक पॉजिटिव साइड है, जो कल्चर है, हिस्ट्री है, वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम कुछ सिर्फ नाम नहीं बदलना चाहिए। कल वाराणसी को बनारस कर दोगे तो 80 घाट पे FC काउंट कम नहीं हो जाएगा। A proud moment for Malayalis, where Kerala feels more authentic to many. Yes, yes, of course. West Bengal is not even in the West. मैं बहुत बचपन से सोचता था कि वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, उसको ईस्ट क्योंकि वो तो पड़ता है। फिर रियलाइज हुआ अच्छा पहले बंगाल अपना हुआ करता था, फिर ईस्ट वेस्ट बांग्लादेश। An extra aim to showcase the rising influence of Muslims in Kerala. ये कौन सा एंगल ले गया? Should have just renamed it to Pakistan 2.0 instead। भाई इसकी अलग पॉलिटिक्स चल रही है। कुछ लोगों को देख के तो ये लगता है कि हमें सरकार का नाम बदल के भी बाप रख देना चाहिए। जली ना, तेरी भी जली ना। रेसिज्म से याद आया, एक घटना हुई दिल्ली में। दिल्ली के मालवीय नगर में रह रही थी अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियां, UPSC की तैयारी कर रही थी, वहां पे रेंट पे रहती थी। 20 तारीख को उन्होंने AC की कोई सर्विस करानी थी, उसके लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। तो उसमें ड्रिलिंग हो रही थी, तो दीवार से धूल निकलती है, धूल नीचे वाले माले पे गिरी, तो नीचे वाले फ्लोर से एक कपल आके इलेक्ट्रीशियंस के साथ बदतमीजी करने लगा। तो इन्होंने जब उसकी साइड ली तो इन्होंने बताया कि इनको वो रेशियल स्लर्स बोलने लगे। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो। अच्छा, तो उसकी पूरी औकात ये है कि वो किसी का बेटा है। लानत है ऐसी औकात पे। मसाज पार्लर तो यानी मसाज लेने वाली टर्की बुढ़ा। तू मेरे से जमा लेगा। मेरा बेडरूम खाली है, आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा शिट। कभी कभी ना एक मोरल स्टैंड पॉइंट लेने का दिक्कत ही होती है कि तुम वो नहीं बोल पाते जो तुम्हारे मन में है। जाना 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। पढ़े लिखे हैं वो। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, देहरादून में एंजल चकमा इसी रेसिज्म की बलि चढ़ा था। तो जब ये वीडियो आती है देश भर में वायरल होती है, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तक इसके बारे में ट्वीट करते हैं, FIR दर्ज होती है, इन लोग को धन लिया जाएगा बहुत जल्दी। आई हैव विजिटेड नॉर्थ ईस्ट एंड दे हैव बेटर सिविक सेंस देन वी नॉर्थ इंडियंस। वी नीड टू रिस्पेक्ट देम एंड देयर कल्चर। एंड ये बात मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। मैं नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स में घूमा हूं, अभी भी मैं सिक्किम के बहुत पास हूं। कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में जाओगे आपके साथ कहीं भी रेसिज्म नहीं होगा। एक आध दो बदतमीज यहाँ वहां दिख जाते हैं, लेकिन चमड़ी और अपीयरेंस देख के कभी भी कोई, मैंने तो नहीं सुना पर्सनली। वर्ड्स लाइक मोमो एंड पार्लर लेडी रिड्यूस कॉम्प्लेक्स लाइव्स टू चीप स्टीरियोटाइप्स. It's disheartening how easy it is for someone to belittle others. But what does it say about those who wield such words? Are they the ones truly lacking depth? एजुकेशन की कमी है, डेप्थ की कमी है, एम्पैथी की भी कमी है. चलो तो मैं इसको एड्रेस करके बता ही देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं वो यहाँ पे इनको मोमो मोमो क्यों बुलाते हैं. क्योंकि आदमी जो है ना, जो अपने यहाँ से कभी जाता है, पलायन करके आता है, बिहारी ये बात समझेंगे, ये बात बंगाली बात समझेंगे. ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं मैं. बाहर के स्टेट्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि अपने स्टेट्स में कोई काम नहीं होता, किसी को मन नहीं करता अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह काम करने जाने में. और जब वो बाहर जाते हैं तो जो आपका स्किल होता है आप उससे पैसे कमाने की सोचते हो. तो यहाँ पे मोमो, थेन, तुक्पा ये सब चीजें खाते हैं. हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इन सब चीजों की जरूरत है, ये लोग ऑथेंटिक बना लेते हैं, तो आके वो कारोबार होता है. लो स्किल सेट वर्क है लेकिन काम है. अब आप उनके कारोबार को उनका स्टीरियोटाइप बना दो तो उसको रेसिज्म कहते हैं. जैसे बिहार का आदमी गरीब है, अनपढ़ है, लोएस्ट स्किल आदमी लोएस्ट पे पे लेबर का काम कर सकता है, तो बाहर जाके वो करता है. लेकिन जब बिहारियों को ऐसे लेबर लेबर बोलते हैं तो बुरा लगता है कि नहीं. आप बोल देते हो, आदमी के सेल्फ रिस्पेक्ट पे कितना घात खाता है वो आपको नहीं पता. यही है स्टीरियोटाइप की प्रॉब्लम. इसी को कहते हैं रेसिज्म, व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और डिस्क्रिमिनेशन कितना बुरा होता है वो तभी समझ में आता है जब तुम्हारे साथ वो होता है. कितने भी प्रिविलेजेस यहाँ पे हों, जब कभी विदेश में जाओगे एज इंडियन तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, वहां रेसिज्म फील करोगे, उस दिन अपना लेसन सीख जाओगे. कोर रीजन होता है अस वर्सेस देम करके दूसरे को छोटा फील कराना. रेसिज्म सिर्फ मोमो रोटी वाला थोड़ी होता है, खिचड़ी बिरयानी वाला भी होता है. एक और बताता हूँ, मेरठ में मेट्रो चली, उसमें कुछ मुसलमान आदमी ट्रैवल कर रहे थे, तो बस कुछ लोग देख के अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वहां जय श्री राम, वंदे मातरम चिल्लाने लगे, जो आजकल हर जगह होता है.
तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाप। ये मतलब बोलने की जरूरत नहीं है क्या बोला जा रहा है, किस आइडेंटिटी को टारगेट किया जा रहा है, बस थोड़ा सा फिल्टर कम कर रहा हूं यहाँ पे। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव साहब। एंड कमेंट सेक्शन की तरह यहाँ भी कोई बोल सकता है तो उसमें गलत क्या है, कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है। आप मान रहे हो ना सेक्युलर देश में पब्लिक प्लेस में धर्म का जयकारा गलत नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। पर जब आप ठिठुरती ठंड से बचने के लिए किसी को कपड़ा दे रहे होते हो तो उसमें क्या धर्म देखोगे किसी का? और अगर देखते हो तो तुम जैसा पापी आदमी कोई होगा है। एक नेता की वीडियो वायरल हुई, वो कंबल दे रहा था, देखता है कि मुसलमान औरत आ गई तो वो उनको कंबल नहीं देता है। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। और ऐसा किया है ना तो चाचा तुम पुण्य कमाने कभी आए नहीं थे, तुम सिर्फ वोट कमाने आए थे। और इसका भी जस्टिफिकेशन मिलेगा। धर्म पूछ के गोली मार सकते हैं तो धर्म पूछ के ब्लैंकेट भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो धर्म पूछ के गोली मार रहा है उसको आतंकवादी भी तो बोल रहे हो ना तुम, इसको भी बोलोगी? The percentage of hate versus love in the comment section here today may say it is true the reflection of India and the people. Have we Indians lost our country to hate and fascism? To a point, yes. Damage has been done. बिल्कुल सही बात है, मोदी से चाहिए सब और गाली भी देनी है, नमक हराम लोग। अब तुमसे क्या रैशनल की उम्मीद करूं? स्टेट, पॉलिटिशियन, सरकार, टैक्स, ये पढ़ाई लिखाई तो तुम्हें स्कूल में टीचर को करानी थी, यूट्यूबर थोड़ी कराएगा। ठीक है आपकी प्राइवेट है, आप कंबल बांट रहे हो, करना हो करो, जिसको देना हो दो, जिसको देना हो नहीं दो, आपकी विल है। बट फिर मोरल हाई ग्राउंड लेके मत आया करो कि हिंदू खतरे में है और ये और वो। जिन लोगों के आप खिलाफ खड़े हो रहे हो आप भी उन्हीं की तरह हो। अल्टीमेटली यू बिकेम व्हाट यू हेट। लेकिन इसमें भी एक रे ऑफ होप है। जो गांव वाले थे ना जिनको कंबल बांटा गया, उन्होंने लौटा दिए वापस कि तुम हमारे गांव में आकर हमारे अगर धर्म देखकर तुम एक साइड को कंबल दे रहे हो एक साइड को नहीं दे रहे हो तो हमें चाहिए ही नहीं तुम्हारे कंबल, साथ में ठंड में ठिठुर के मर जाए चाहे। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, जितने आपने कंबल बांटे, जितनी लुगड़ियां बांटी है, जितनी काजू कतलियां बांटी है, हम कल ही टोंक सवाई माधोपुर से इकट्ठे करके हम भीख मांगेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आपको पूरी लौटा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी इस तरह की ओछी मानसिकता। और ये लौटा ऐसा इंस्टेंस नहीं है, बिल्कुल मोरल डिग्रेड है। जब गरीबों को दिए जाने वाले दान वहां पे तक पॉलिटिक्स हो, वहां पे करप्शन देखने को मिलता है। यूपी के बहराइच में कुछ गरीब बच्चों को फ्री में देने के लिए टेक्स्ट बुक्स जा रही थी। कहीं किसी ने पैसा डोनेट किया होगा कि इससे किसी बच्चों को फ्री में पढ़ाई मिल जाएगी, किसी ने किताबें डोनेट की होगी। तो वहां पे जो ट्रक जा रहा था उस ट्रक को रोक के उन गरीब बच्चों के मूल अधिकार को रोक करके 4 रुपए पर किलो की रद्दी में वो किताबें बेची जा रही थी। आजकल लोग बहुत कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि यार मैं वीडियो देखा मुझे तो बहुत बुरा लगा, कहाँ जा रहा है देश, डिप्रेसिंग हो गया। ये डिप्रेसिंग है, मतलब गरीब बच्चों की दान की गई किताबों में जब करप्शन हो ना तो इस बात से अगर मैं डिप्रेशन हटा दूं तो नाइंसाफी हो जाएगी दोस्त। The reason India will never be developed until and unless corruption in spending of education and healthcare increases. When they don't want citizens to be educated, strict action should be taken against all responsible individuals. 13,000 से ज्यादा किताबें सीज की गई हैं, एक FIR दर्ज हुई है, 4 एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो स्टाफर हैं उन पे एक्शन हुआ है, 2 को सस्पेंड किया गया है, 2 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया, और जो भंगार वाला था जो ये खरीद रहा था वो भी फरार चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब तुम बोलो अल्लाहू अकबर। नारा तकबीरी लगा दिया उसने। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोई मुझे बोलेगा ना कि अल्लाहू अकबर बोल, मैं भी नहीं बोलूंगा। तुम्हें बोलना है तुम बोलो, तुम अपना धर्म मानो, मैं एथियस्ट हूं, मैं नहीं बोलूंगा। प्रॉब्लम स्लोगनिंग की नहीं है, प्रॉब्लम है ये तू बोल, ये बोल, अगर यहाँ मैं हूं तो बोलूंगा। मेरा जब मन होगा मैं जय श्री राम बोलूंगा, मेरा जब मन होगा अल्लाह अकबर बोलूंगा, मेरा जब मन होगा मैं जीसस दी फतेह बोलूंगा। मन करेगा तो बोलूंगा, नहीं मन करेगा नहीं बोलूंगा, पर मेरे मन के मुताबिक। आई हैव अ राइट टू चॉइस, जो राइट तुमने कभी दी नहीं तो तुम मुझसे ले भी नहीं सकते। आप गलत नहीं हो अगर आप जय श्री राम बोल रहे हो, आप गलत नहीं हो अगर आप अल्लाह अकबर बोल रहे हो, आप गलत हो अगर आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके कहने पे बोले। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से नहीं बता सकता। और ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है तुम्हें बहुत सटल, तुम्हें बहुत हार्मलेस, तुम्हें बहुत नॉन इश्यू लग रहा होगा, लेकिन जब ये मेन स्ट्रीम हो जाता है ना तो गरीब और वंचित आदमी परेशान होता है। और अगर तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही तो तुम हो देशद्रोही। I can say Jai Shri Ram, Allahu Akbar and Jesus my love. I am from Kerala. Our gods is Shri Ram, Allahu Akbar, Jesus own country. क्या बोली जाएगी? Uno reverse.
वाओ, द बेस्ट वे टू शट द माउथ। आई लाइक हाउ कंसेंसस कमेंट सेक्शन में तो एक रैशनल दिखता है, तो एक दो बेवकूफ दिख जाते हैं, बट मेजोरिटी को ये ब्रेन वॉशिंग समझ में आ रही है। मोहम्मद धोनी एक ही किडनी है, कितनी बार जीतोगे धोनी सर। अच्छा एनीवे, इसी बीच ट्विटर पे एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ जिसमें सुआरेज, मेसी और रोनाल्डो थे और वो ऐसे कोई अवार्ड शो में उठ के जा रहे होते हैं। कैप्शन होता है, हाउ X, Y एंड Z फेल्ट आफ्टर लीविंग द अल्फाबेट एंड जॉइनिंग मैथमेटिक्स। भाई मतलब बहुत लोगों ने बोला कि ये सबको समझ में नहीं आएगा, बहुत हाई IQ मीम है। एंड जो मैं रिलेट किया हूँ भाई, इतना दिमाग खराब हो गया था मेरा ऑन अ सीरियस नोट। 7th क्लास तक सब भाई बहुत नॉर्मल चल रहा था कि ये अपनी इंग्लिश है, यहाँ पे सब ऐसा लेटर में लिखा जाएगा, ये मैथ है, यहाँ पे अपने नंबर चलेंगे। अचानक से 8th में पता नहीं क्या हुआ, वो X शब्द आने लगा जगह जगह, है ना, लेट दिस बी X, फाइंड X। मैं उनकी ये सर ये इसमें X कैसे आ गया? तो सामने से जवाब आया कि जो नंबर हमें पता नहीं होता है उसको हम X मान लेते हैं। पहली बात तो तुम्हें नंबर पता क्यों नहीं है, दूसरा तुम्हें पता लगाना क्यों है, और तीसरा अगर लगाना भी हो तो उसको X क्यों मानना? 2 हफ्ता लगा था मुझे डाइजेस्ट करने में कि इंग्लिश उठ के मैथ में घुस गई है, फिर 10th पास हुई, मैथ उठ के साली हर सब्जेक्ट में घुस गई। एक और वीडियो दिखाता हूँ, पता नहीं ये तुम्हें क्यूट लगेगी, सैड लगेगी, पर पक्का कोई ना कोई इमोशन तो टिकल करेगी। जापान में एक इचिकावा जू है, वहां एक बेबी मकाऊ मंकी हुआ। पैदा होते ही साथ उसकी माँ ने अबेंडन कर दिया। बेचारा पंच बिना माँ के सानिध्य के दुनिया से कैसे लड़े, कैसे जीवन यापन सीखे, तो जाता है दूसरे किसी बंदर गैंग में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, वहां उसको बुली करके भगा देते हैं, एक तो घसीट करके फेंक देता है। तो जू स्टाफ क्या करता है, उसको एक टॉय देता है, मिनीसो टाइप ऐसे एक ओरंगुटैन गुड्डा था, तो वो उसको देते हैं और वो उसी को अपनी मम्मी मान लेता है, उसी के साथ खेलता है, उसी को ले लेके घूमता है कहीं पे, उसी के साथ ऐसे लेट जाता है, कडल करने की कोशिश कर रहा होता है, हाथ ऐसे दिखता है कि वो मेरे पे नहीं है, तो हाथ पकड़ के ऐसे खुद अपने गले के ऊपर डाल देता है। और यहाँ पे एक आयरनी देखो, ये बच्चा जिसको दुनिया का सबसे पहला सुख माँ की ममता ही नहीं मिला, वो क्या समझेगा कि इंसानों की दुनिया में वो वर्ल्ड वाइड सेंसेशन हो गया है। जू की टिकटें बिकने लगी है उसकी चक्कर में, दुनिया भर से लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। इनफैक्ट वो जो गुड्डा जिसको अपनी मम्मी समझ के घूम रहा है, वो गुड्डा जो कंपनी बेचती है वो सोल्ड आउट हो चुका है। लोग उस गुड्डे को खरीद के ईबे पे कई गुना भाव में बेच रहे हैं। आगे जाके ना डिज्नी पक्के में इस पे कोई एनिमेटेड मूवी बनाएगा जिसमें आगे जाके पूरे जू पे राज करेगा। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया कवरेज, इवन एनिमल्स कैन नॉट इग्नोर इट। उसे फर्क नहीं पड़ता भाई, उसको कितनी भी तुम पॉपुलैरिटी दे दो ना, उसको जो चाहिए उसको नहीं मिला। दैट इज नॉट सोशल मीडिया, दैट इज लाइफ। नाउ दे वांट हिम बिकॉज ही इज रिच एंड फेमस। उसको मोरल, नोबडी लाइक यू अंटिल यू आर सक्सेसफुल। हाल ही में रांची में एक प्लेन क्रैश हुआ। दरअसल एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जो विक्टिम था उसको सीवियर बर्न इंजरीज आई थी। उसको उन्होंने बोला कि जल्दी से दिल्ली रेफर करो, तो जो फैमिली थी उन्होंने एक एयर एम्बुलेंस बुक करी, और जब पेशेंट को रांची से एयर एम्बुलेंस के थ्रू दिल्ली ले जाया जा रहा था तो झारखंड में वो प्लेन ही क्रैश कर जाता है। टोटल 7 पैसेंजर थे, 7 की मौत हो जाती है। चलो वर्ल्ड ओवर एक न्यूज सुनाता हूं। इन दिनों मेक्सिको में बड़ी तबाही मची हुई है, जगह जगह शहरों में ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां पे पुलिस तैनात है और वहां के जो कार्टेल्स चलते हैं, वहां की जो गैंग चलती हुई है, वो वहां पे बिल्कुल रैम्पेज पे है। जगह जगह शहरों में बमबारी कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, और पूरा मेक्सिको इन दिनों हाई अलर्ट पे है एक व्यक्ति की वजह से। एक वहां का ड्रग लॉर्ड, वहां का कार्टेल किंग पिन, जिसको हाल ही में अमेरिका ने मार दिया। नाम है यथा एल मेंचो। 22 फरवरी को मेक्सिको के टपाल्पा में ये हुआ। अमेरिका के इंटेलिजेंस इनपुट पे मेक्सिको की फोर्स ने टारगेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया। बहुत टाइम से परेशान थे वो इससे। उसका और उसकी गैंग का घेराव हुआ, हैवी फायरिंग हुई, 45 से ज्यादा गैंग मेंबर मरे, यहाँ पे 20-30 पुलिस वाले भी मर गए, और अल्टीमेटली एल मेंचो को मार दिया गया। इसका असली नाम तो पढ़ के बताता हूँ, निमिसियो ओसिगुआरो सर्वांतस। तो ये एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था और वहां पे ही कार्टेल चलाता था। यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके खिलाफ ऑलरेडी $15 मिलियन की बाउंटी रखी थी। एफबीआई की मोस्ट वांटेड टारगेटिंग लिस्ट पे था क्योंकि बहुत सारे क्राइम में इन्वॉल्व था ये और इसकी गैंग। कोकेन ट्रैफिकिंग, मेथेम्फेटामीन जिसको मेथ कहते हैं, ब्रेकिंग बैड देखी होगी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, और कहीं पकड़े जाने पे आ गए तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी घेर के मार देता था। अमेरिका इसको क्यों चाहता था? ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिका में मेक्सिको बॉर्डर के थ्रू बहुत सारे ड्रग्स लाए जा रहे थे। एक हाल ही में ड्रग का नाम बहुत ज्यादा उठा था जिसको कहते थे फेंटेनिल। अमेरिका में बहुत ज्यादा ऐसे शहर के शहर हैं जहां पे यूथ बस फेंटेनिल के इंजेक्शन लगा के
पड़ा रहता है, ज़ॉम्बी सिटीज हो गई हैं वहां पे। 2025 में ही अमेरिका ने 4000 किलो फेंटनिल की ट्रैफिकिंग पकड़ी थी। कितनी तो है जो आ गई होगी, उसमें से ज्यादातर मेक्सिको के थ्रू आई थी और ज्यादातर एल पेंचो के कार्टेल के थ्रू आई थी। मेक्सिको में जब से एल पेंचो मरा है, वहां की कार्टेल ने हमला बोल दिया है, वहां पे दंगे हो गए हैं, पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो फंस गए हैं वहां पे, कोड रेड इशू हो गया है वहां पे। अब तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, यूएस अमेरिका में साउथ अमेरिका से बहुत ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होती रही है। तुमने वो देखी होगी पैब्लो एस्कोबार की डॉक्यूमेंट्री, उसके बारे में सुना होगा। पहले कोलंबिया से थ्रू कैरेबियन रूट आया करता था, फिर उन्होंने समुद्री रास्ता बैन कर दिया, तो मेक्सिको के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होने लगा। अब उसमें मेक्सिको के भी कार्टेल्स इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने कहा भाई हम पहुंचा रहे हैं, हमको भी कमीशन दो, तो वहां पे बड़ी बड़ी गैंग बन गई। ये 1980s के टाइम पे होता जब कोलंबियन ट्रैफिकर्स पे क्रैकडाउन हुआ। और मेक्सिको यूएस का बॉर्डर ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वहां जंगल है घने, बहुत पोरस है, तभी जो डंकी अंकी रूट है वो भी यहीं से जाता है, बहुत मुश्किल है ट्रैक करना, तो ट्रैफिकर्स के लिए बहुत अच्छा रूट था। तो वहां पे मेक्सिको में कार्टेल्स बन गए कोलंबिया के बाद। वहां पे एक पार्टी चलती है PRI, 2000 में वो पावर से गई। फिर 2006 में जो मेक्सिको का प्रेसिडेंट था, उसने किंग पिन स्ट्रेटजी लॉन्च की वहां पे कि जो कार्टेल है उसके सरगना को मार दो, है ना, अगर तुमने हेड को मार दिया बाकी ग्रुप और ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। पर ये थोड़ा उल्टा पड़ गया, क्योंकि एक बड़े कार्टेल के जब बॉस को मारा तो वही छोटे छोटे कार्टेल्स में डिवाइड हो गया, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसी बीच नाम आया एल पेंचो का। और ये अर्ली 2000 से अभी तक मेक्सिको का सबसे बड़ा लॉर्ड बना। बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स पे इस पे डॉक्यूमेंट्री आई। ओके, ये थी इस हफ्ते की मिडवीक मैडनेस। पूरी कहानी के साथ मिलेंगे संडे शो में। जाने से पहले लाइक करना मत भूलना।